नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और इसमें हम आज बात करने वाले हैं त्योहार और मिलावट की। जी हां, जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते जा रहे हैं, मिलावट का खेल मिलावटखोर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और तेजी से ये मिलावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिलावट के माफिया त्योहार आते ही मिलावट के काले कारनामे को अंजाम देने में एक्टिव हो जाते हैं। इसमें खोया, दूध, घी, पनीर, खाने की बाकी चीजों में मिलावट करके आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और इसी वजह से अब प्रशासन इसको लेकर के सक्रिय है। जगह जगह पर मिलावटी सामान को लेकर के छापेमारी हो रही है और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ आरोपियों के पकड़े जाने से कुछ दिन में खौफ का माहौल तो बना रहता है, लेकिन जैसे ही यह मामला ठंडा पड़ता है, मिलावटखोर फिर से सक्रिय होते हैं। अब छापेमारी में कई क्विंटल मावा पनीर पकड़ा गया है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। त्योहार में मिलावट को लेकर के कुछ जगह छापेमारी का कितना असर होता है, ये सवाल है। क्या मिलावट का ये खेल रुक पाएगा और सेहत से खिलवाड़ करने वाले शिकंजे में कब आएंगे? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे कि भोपाल और ग्वालियर के कलेक्टर इस मिलावटखोरी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। मिलावट के विरुद्ध अभियान है वो लगातार जारी है। इसमें पूर्व में अभियान करते हुए कड़ी कार्रवाइयां भी हमारे द्वारा की गई हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी हम कर चुके हैं। इसके साथ ही त्योहारों में क्योंकि मिलावट करने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं, इसलिए और ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस और पिछली बार से कहीं ज़्यादा सैंपल्स हम लोग इस बार त्योहार के दौरान कर रहे हैं। और इसके साथ ही कहीं भी यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निश्चित ही एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। आपने देखा होगा मिलावटखोरी पे हमने कई कुंटल मावा स्टेशन पे पकड़ा। रोज़ हमारी कार्रवाइयाँ सैंपलिंग लगातार चल रही है और इसको हम लगातार बढ़ाते जाएंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि देखने को मिल रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है, ये मिलावटखोर फिर से सक्रिय हो जाते हैं। और अब मिलावट पर इंडिया न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट भी चलिए आपको दिखाते हैं। त्योहारी सीजन में मिठाई में मिलावट करना अब भारी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने एक नया नियम बना दिया है और वो नियम ये है कि यदि कोई मिठाई में मिलावट करता है तो उस पर एनएसए के तहत यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसको जेल भेजा जाएगा। सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। यहाँ पर हमारे साथ भोपाल स्वीट्स एंड नमकीन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। जैन साहब से पूछेंगे। जैन साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार ने जो नियम बनाया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मिलावट तो सर्वथा अनुचित है। चाहे कोई दुकानदार करे, चाहे कोई सप्लायर करे और चाहे किसी भी स्तर पे हो, हम सभी मिष्ठान विक्रेता व्यापारी भाई जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मिलावट के सख्त विरोध में हैं। लेकिन सरकार जो कार्रवाई की बात करती है, कार्रवाई करती है, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई होना चाहिए और हम इसके पक्ष में हैं। नियम बनाए हैं, क्या लगता है पहले से ही नियम थे, इसके बाद एनएसए लगाने देना ठीक लगता है आपको? नहीं, हमारे खाद्य पे मिष्ठान के ऊपर सरकार के द्वारा जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, एफएसएआई है, खाद्य अधिनियम है एफएसएआई, और एफएसएआई के अंतर्गत ही हम सब लोगों को उन्हीं मानकों का ध्यान में रखते हुए इस व्यवसाय को करना चाहिए। लेकिन एनएसए लगाना अनुचित है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एनएसए लगाने का विरोध व्यापारी कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हाईकोर्ट से पहले ही ऐसे कई मामले जिनमें एनएसए लगाया गया था वो निरस्त कर दिए गए हैं और ऐसे में कहीं भी उचित रूप से व्यापारी इस एनएसए वाले निर्णय को उचित नहीं ठहरा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। तो कई जगह पर मिलावट को लेकर के छापेमारी भी चल रही है। इंदौर से इंडिया न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस लाइन को हम पढ़ सकते हैं, मिलावट से मुक्ति अभियान। मिलावट से मुक्ति अभियान का मतलब यह है कि लोगों को मिलावट से बचाया जा सके। भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से ये मुहिम लगातार चल रही है। लगातार ये टेस्टिंग वैन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर मिलावट से मुक्ति दिलाने के लिए टेस्टिंग करती है। इस वैन के औचित्य ये है कि कोई भी जाकर किसी भी सामग्री का कभी भी नाम मात्र के शुल्क के साथ जांच करा सकता है। खाद्य विभाग का पूरा अमला इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है। किस तरीके से इंदौर में सर अभी तक कितनी कार्रवाई हो या किस तरह के हालात हैं? इंदौर में लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है। जैसे कि आपको विदित है कि मिलावट से मुक्ति अभियान एक मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो खाद्य पदार्थ यूज़ करते हैं,
दैनिक जीवन में उपभोक्ता उसकी शुद्धता हम सुनिश्चित कर सकें। और इसके अंतर्गत जो फूड टेस्टिंग लैब आप देख रहे हैं, इसके पहले ये होता था कि खाद्य पदार्थ की जांच के लिए जो हम सैंपल लेते थे उसे हम राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजते थे और 14 दिन का टाइमिंग होता था, जाने और आने में मिलाकर के लगभग 20 दिन लग जाते थे रिपोर्ट्स आने में। तो कई बार ये सवाल उठते थे कि आपने सैंपल लेके तो भेज दिया, लेकिन तुरंत कैसे पता चलेगा कि जो खाद्य सामग्री बाजार में बिक रही है वो शुद्ध है या नहीं। तो फिर ये जो अभिनव पहल है, इसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश शासन, ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब संभाग स्तर पर दी गई है मध्य प्रदेश के सभी संभाग। कारगर हो रही है, लोग टेस्टिंग करा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे द्वारा इसका जो टूर प्रोग्राम है वो आयुक्त महोदय, जो संभागीय आयुक्त हैं, उनके अनुमोदन से और उनके हस्ताक्षर से जारी होता है, पूरे संभाग के लिए जारी होता है। और अभी इंदौर में ये स्पेशल ड्राइव अक्टूबर के पहले सप्ताह में आयोजित की गई थी। इसके बाद अभी भी लास्ट, क्योंकि अभी दिवाली का त्यौहार है, खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मौके पर ही जांच होती है। 15 से 20 मिनट में खाद्य पदार्थ की जांच हो जाती है। मैं आपसे भी एक सवाल कर लेता हूँ। त्यौहार का सीजन है सर, मिठाइयाँ मिलती हैं, नकली मावे की बात आ जाती है, नकली मिठाइयों की बात आती है, लोग किस तरह सावधान रहे और उसका निराकरण कैसे हो? इसके लिए तो ये है कि किसी अच्छे प्रतिष्ठित दुकान से ही सामान ले, सबसे पहले बचाव का ये है। और यदि उनको किसी प्रकार से लगता है कि ये मैंने नकली मावा ले लिया है, तो हमारे ऑफिस में ही लैब रहती है, तो ऑन द स्पॉट आके मात्र 10 रुपये शुल्क से वो टेस्ट भी करा सकते हैं उसकी जांच के लिए। यानी यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की कोई मिलावट की संभावना है जिस खाद्य पदार्थ को आपने खरीदा है, तो सीधे यहाँ आइए और इस लैब के अंदर 15 मिनट के अंदर ये जान लीजिए कि वो खाद्य पदार्थ सुरक्षित है या नहीं। तो मिलावट में इंदौर की रिपोर्ट को आपने देखा और अब ग्वालियर की भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए ग्वालियर में भी मिलावट को लेकर के क्या कुछ देखने को मिला है। कहीं जिस तरह से बड़े त्योहारों पर जो मिलावटखोर हैं, चाहे मावा की बात करें, पनीर की बात करें, खोए की बात करें या अन्य किन्हीं सामग्रियों की बात करें, मिलावटखोरों के द्वारा लगातार जो है मिलावट की चीज़ों पर अंजाम दिया जा रहा है। वहीं अगर बात करें प्रशासन की कार्रवाई की, तो इक्का दुक्का जगह पर ही प्रशासन कार्रवाई कर पाता है, क्योंकि जिस तरह से स्टाफ की कमी है, जिस तरह से रूरल की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, नगर निगम की बात करें, नगरों में बात करें, कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां पर मिलावट के कामों को बेखौफ तरीके से अंजाम दिया जाता है। और जो जितनी टीमें होती हैं होनी चाहिए, उतनी ना होने की वजह से यही बड़ी वजह रहती है कि जो मिलावटखोर हैं वो अपने काम को बेखौफ होकर अंजाम देते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से भी हाल ही में ग्वालियर से लगे हुए अंचल की बात करें, मुरैना में भी कार्रवाइयाँ हुई, 12 से अधिक जगह कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन आरोपियों को कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया, लेकिन जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वो मूलतः धरातल तक नहीं पहुँच पाती हैं। और ग्वालियर की भी बात करें तो जिस तरह से रेलवे के द्वारा अन्य जगहों पर इस मिलावट की मावा को भेजा जा रहा था, उन पर भी कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं वो निरंतर जारी है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए मिलावटखोरों पर, उस तरह की नहीं हो पा रही है। यही बड़ी वजह है कि जो मिलावटखोर है वो अपने कारनामों को, काले कारनामों को, मिलावट के कारनामों को बेखौफ होकर अंजाम देते रहते हैं। और प्रशासनिक अमला है वो कमी से जूझ रहा है। यही बड़ी वजह है कि जो फूड विभाग है वो अत्यधिक मात्रा में स्टाफ न होने के कारण सभी जगह नहीं पहुंच पाता है। बेखौफ होकर जो माफिया हैं वो अपने इस काले कारनामों को, मिलावट के कारनामों को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। मनोज चौबे, इंडिया न्यूज को। तो आपने ये अलग अलग जगहों की रिपोर्ट देखी और आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिलावटखोरी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है। और खासतौर से जब त्योहारी सीजन आता है तो आप देखते हैं कि ये जो मिलावटखोर हैं वो और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन ऐसे समय में सख्ती जरूर करता है और इस वक्त जो कार्रवाई होती है उसका असर कुछ समय तक भी देखने को मिलता है, लेकिन बार बार आप देखते हैं कि मिलावटखोरी की शिकायतें आती हैं। एक बार जैसे ही मामला ठंडा होता है ये मिलावटखोर फिर से एक्टिव हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी तरह से इन मिलावटखोरों पे नकेल कैसे कसी जा सके, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। आपकी सेहत के साथ ये सीधे तौर पर खिलवाड़ है। और आप ये समझिए कि अगर ये नकली और ये मिलावटी सामान आपने खा लिया तो फिर आपकी जो जिंदगी है उसके ऊपर भी आफत आ सकती है। और इसीलिए इस महत्वपूर्ण विषय को आज हम उठा रहे हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। संजीव खमरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसडीएम है ग्वालियर के। संजीव खमरिया जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राकेश जैन अनुपम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप अध्यक्ष हैं स्वीट्स एंड नमकीन एसोसिएशन के। राकेश जैन जी, आपका भी स्वागत है। संजीव जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से ग्वालियर के अंदर भी प्रशासन की तरफ से ये मिलावटखोरी से मुक्ति का जो अभियान है वो आप लोग चला रहे हैं,
लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और कैसे आप लोग इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि मिलावटखोरी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। संजीव जी, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। मिलावट से मुक्ति अभियान जो मध्य शासन ने प्रारंभ किया है, संयोग से जब ये अभियान प्रारंभ हुआ तो तभी मुझे इस विभाग को संभालने का मौका मिला। तो पिछले 1 वर्ष में काफी कार्रवाइयां भी हमारे द्वारा की गई हैं और लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है। वास्तविकता में क्या है, जो सैंपलिंग की जो की जाती है उसकी जांच में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में एक ही एजेंसी होने के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में जांच होने की वजह से और उनकी सैंपलिंग की रिपोर्ट में समय लग जाने की वजह से कार्रवाई में थोड़ा समय लग जाता है। ये कार्रवाई लगातार जारी है और मेरे नेतृत्व में जो मेरी टीम है, एसएसटी की टीम है, वर्तमान में भी फील्ड में घूम रही है और लगातार पिछले 1 माह से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और पिछले दिनों में हमने रेलवे स्टेशन से काफी भारी मात्रा में मावा और पनीर को पकड़ा था। कई मात्रा को नष्ट भी कराया गया है। लगभग 10-22 लाख के माल को हमने हमारे द्वारा नष्ट भी कराया गया है। और जी 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 चलिए राकेश जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि खासतौर से हम लोग देखते हैं ये जब फेस्टिवल का सीजन आता है तो इस समय ये मिलावटखोरी और ज्यादा बढ़ती है। प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, कि आपको लग रहा है कि और इसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए या कुछ और तरीका होना चाहिए, या इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर लोगों की सेहत के साथ ये जुड़ा हुआ विषय है, उसको आप कैसे देखते हैं? आपका मैं रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा राकेश जी। देखिए, आपने देखा है कि सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि मिलावट ना हो। जो प्रतिष्ठित दुकानदार हैं, ऐतिहासिक दुकानदार हैं, वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनका भी निरंतर प्रयास रहता है कि मिलावट ना होने चाहिए, क्योंकि यह जनता से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर विषय है। लेकिन जब तक हम सब में इस बात के प्रति जागरूकता नहीं होगी, तब तक हम इस उद्देश्य की पूर्ति करने में असफल रहेंगे। और प्रशासन के लोग निरंतर सैंपलिंग कर रहे हैं, नई नई लैबों आ गई हैं और व्यापारी भी अब निरंतर सबको सहयोग कर रहे हैं। और जो एफएससीआई के नियम हैं, अधिकतम नियमों का व्यापारी पालन करते हैं। लेकिन जो खाद्य पदार्थ हैं और उनकी जो रॉ मटेरियल्स होता है, यदि रॉ मटेरियल जहाँ से उत्पादित होता है, जहाँ से सप्लाई होता है, अगर वहाँ से ही मिलावटपूर्ण सामग्री बाजार में आएगी तो उसमें दुकानदार तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसमें तो जहाँ से जो हमारे सप्लायर हैं, जो रॉ मटेरियल बेचने वाले लोग हैं, जैसा कि अभी खमैया जी ने बताया कि हमने मावा पकड़ा या और जांच की, मैं ऐसा कहता हूँ कि ये जांच वर्ष भर होना चाहिए, वर्ष भर सैंपलिंग भी होना चाहिए। निरंतर अधिकारियों को, संपूर्ण टीम को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और निरंतर कार्रवाई चलते रहना चाहिए। केवल त्योहारों के अवसर पर हम कार्रवाई करें, यह आवश्यक नहीं है। ये जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें जो भी मिलावटखोर है उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो एफएससीआई के नियम है उनके अंतर्गत उन पर सख्त कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन हमारी कुछ मांग है, हमारी यही कहना है कि यदि हम सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग, उसमें सैंपलिंग करने वाले अधिकारियों के साथ हो, वहां मीडिया और पुलिस की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। हमारा इस पे हम विरोध हमेशा जताते रहे हैं कि आप सैंपलिंग करिए। लेकिन राकेश जी, इससे क्या आपत्ति है? मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा, क्योंकि अगर वहां पर पुलिस मौजूद है या मीडिया मौजूद है राकेश जी, तो उससे क्या आपत्ति है? क्यों आपको लगता है कि इनकी मौजूदगी वहां पर आवश्यक नहीं है? भाई, आपत्ति इस बात की है कि सैंपलिंग करने के अधिकार अधिकारियों को मिले हुए हैं, चाहे वो जिले लेवल पर हो, चाहे फूड विभाग के अधिकारी के द्वारा हो, चाहे किसी भी अधिकारी के द्वारा हो, तो सैंपलिंग लें और सैंपल अगर फेल हो जाए तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे, ठीक है ना। हम पुलिस कार्रवाई करे, मीडिया में छपे कि हाँ इनका सैंपल फेल हुआ, लेकिन केवल सैंपलिंग लेने का प्रचार हो तो वो ठीक नहीं है। वो तो डाटा उठाइए ना, आप विभाग से डाटा उठाइए कि हाँ हमने 5000 सैंपल लिए, उसमें से 500 सैंपल फेल पाए गए, 4500 सैंपल पास पाए गए। ठीक है राकेश जी, मैं आपकी बात समझ गया। कौन से सैंपल, लेकिन जिसने गलत नहीं किया उसको लगता है मुझे पुलिस से भी और मीडिया से भी किसी तरह का कोई डर होने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिकित्सक हैं।
डॉक्टर संजय गुप्ता जी, माफ कीजिएगा, डॉक्टर संजय गुप्ता जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि सीधे तौर पे जितनी हम लोगों के पास जानकारी, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि मिलावटी चीज कोई भी खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन जिस स्तर पर हम लोग देखते हैं, खासतौर से स्पेशली जब ये त्योहार का सीजन आता है, हर एक चीज में हम लोगों को नजर आता है कि बड़े पैमाने पर मिलावट होती है। इसको कितना खतरनाक मानते हैं? एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? थोड़ा सा अगर आप इस विषय को समझा पाए, डॉक्टर संजय गुप्ता जी। चित्रांश जी, मैं सबसे पहले तो स्पर्श हॉस्पिटल की तरफ से छत्तीसगढ़ वासियों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा नाम जो है डॉक्टर संजय गोयल है, थोड़ा सा गलती हो गया है। जी जी। हाँ सर, ये जो अभी मेनली खोए के एडल्ट्रेशन की बात हो रही है, तो इसके विषय में ये कहना चाहूंगा कि जो एडल्ट्रेशन होता है उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, बॉडी पे जो इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में जो लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो कॉमन एडल्ट्रेशन का जो कंपोनेंट होता है वो स्टार्च होता है। गेहूं का या चावल का आटा उसमें मिलाया जाता है खोए में, जिससे कि खोए की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम हो जाती है। दूसरा, उसका जो फैट कंटेंट है, जो भी न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और जब कभी भी इस तरह से खाने की चीज़ों में कोई चीज़ का, किसी चीज़ का एडल्ट्रेशन किया जाता है, तो उसमें पानी की भी मिलावट की जाती है। और यूजुअली ये जो पानी होता है उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, जिससे कि शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसमें विभिन्न प्रकार के हैवी मेटल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो उसका भी विभिन्न अंगों पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है एडल्ट्रेशन के लिए, जो चांदी का वर्क लगाना चाहिए यूजुअली मिठाइयों पे, और उसको सस्ता करने के लिए एल्युमिनियम का वर्क यूज किया जाता है, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसके शरीर पे बहुत ही घातक इफेक्ट होते हैं। और प्रिजर्वेटिव कई तरह के यूज किए जाते हैं ताकि इसकी हाफ लाइफ को बढ़ाया जा सके। उसमें फॉर्मेलिन है, बेंजोइक एसिड है, और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, कई प्रकार के जो फोमिंग एजेंट है, जैसे यूरिया है, आपका सोप है, ये सारी चीजें यूज करके एडल्ट किया जाता है। यूजुअली उसकी कीमत को कम हो ताकि उसका फायदा मुनाफा ज्यादा हो, इस तरह की चीजों का उपयोग किया जाता है। तो शरीर पे जो विभिन्न प्रभाव इस तरह की चीजों के पड़ते हैं वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फूड पॉइजनिंग, उससे हमारा शरीर के जो आहार नाल है उसमें विभिन्न प्रकार के असर पड़ने के कारण मरीज को विभिन्न प्रकार की तकलीफें हो सकती है, कई प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। ये तो एक तरह से कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन जब ये हैवी मेटल और ये केमिकल हमारे बॉडी में जाते हैं और लॉन्ग टर्म अगर इसका इफेक्ट होता है, कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, तो उसका दुष्प्रभाव जो है शरीर के विभिन्न अंगों पे, किडनी पे, हार्ट पे, हमारे लंग्स पे, वो बहुत ही विपरीत पड़ता है। और कभी कभी हमने देखा है कि इस तरह के हैवी मेटल्स के कारण जो है कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी सामना हमको करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें। संजीव खेमरिया जी, क्योंकि अभी जो बात राकेश जैन जी कह रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हुए, और क्योंकि उनकी दो बड़ी आपत्तियां थी। एक तो वो ये कह रहे थे कि सिर्फ फेस्टिव सीजन में ऐसा नहीं है कि आप लोग इस ड्रिल को या इस एक्सरसाइज को शुरू करें, आप लोग को कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखना चाहिए ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो भी चीज बिक रही है उसमें कोई मिलावट नहीं हो। दूसरा ये है कि उनका ये तर्क भी मुझे समझ में आया, क्योंकि कुछ जो ब्रांड वैल्यूज बन जाती हैं खासतौर से लोगों के बीच में, किसी शहर के अंदर कोई शॉप्स है जिसका अपना एक, आप ये कह सकते हैं कि एक मकाम है या उसकी अपनी एक विश्वसनीयता है, जब वहां से सैंपलिंग होती है, वहां पुलिस भी पहुंची, वहां मीडिया भी पहुंचा, तो फिर उनकी ब्रांड वैल्यू के ऊपर भी उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, भले वो मिलावट ना कर रहे हो। इन दोनों ही चीजों को आप लोग कैसे देखते हैं, इसका कैसे आप लोग ख्याल रख सकते हैं, या इस तरीके से कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि मिलावट भी ना हो और इसके अलावा दूसरे को उससे तकलीफ भी ना हो? संजीव जी। जी, मेरे व्यक्तिगत प्रयास तो यही रहता है कि जैसे हम ही कोई कार्रवाई करने जाती है, हमारी टीम सैंपलिंग करने जाती है, यदि व्यापारी सहयोग करते हैं तो हम उनकी सैंपलिंग करते हैं और किसी प्रकार का हम प्रचार प्रसार करने की हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जहां हमको लगता है कि वाकई में बहुत गंदगी है या बहुत गलत अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसको जनता तक पहुंचाना बहुत आवश्यक हो गया है, वहां हम मीडिया का उपयोग करते हैं। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है या विरोध की स्थिति बनती है, तभी हमको पुलिस की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा पिछले 1 वर्ष की कार्रवाई हमको कोई पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, ये केवल त्योहार के लिए कहीं नहीं है। तो हिंदुस्तान में त्योहार लगभग 12 महीने रहती हैं, तो ये सोचना कि केवल दीपावली के समय ऐसी कार्रवाई होती है, गलत है। अभी हमने रक्षाबंधन में जो कार्रवाई की थी उसमें कुछ सैंपल चली आए थे, तो हमने तत्काल FIR कराई उनके ऊपर, और ये प्रक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
जो भी सैंपल फैलाते हैं उनके ऊपर तत्काल एफआईआर कराने के लिए कार्रवाई करते हैं, और जो भी जांच रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। तो ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम केवल त्योहार की चीजें नहीं करती हैं। और दूसरा हमारा व्यक्तिगत प्रयास यही है कि किसी प्रकार के व्यवसाय को हानि ना हो, और ये जो भी गलत काम करने वो वाले लोग पकड़ाए आए, और जो लोग सही करते हैं वो अपना ईमानदारी से कार्य करें, व्यवसाय करें। लेकिन संजीव जी, एक चीज मैं और यहाँ पे फिर समझना चाहूंगा, खासतौर से हम लोग देखते हैं और फेस्टिव सीजन में इसलिए भी ज्यादा ये कार्रवाई देखने को मिलती है क्योंकि इस समय ये जो कारोबार है वो थोड़ा और ज्यादा एक्टिव नजर आता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हमेशा देखते हैं, क्योंकि इस तरह की जब भी कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं कोई सैंपल जो आप लोग लेते हैं वो या तो नमूने फेल पाए जाते हैं या उसमें कुछ ऐसा होता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये मिलावटखोर पर अंकुश लगता हुआ नजर क्यों नहीं आता? और जो बात एक और यहाँ पर कही थी राकेश जी ने, जिसमें वो ये कह रहे थे इसका जो सोर्स है, मानी कि यहाँ जहां से ये आ रहा है, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, अगर उसको ही हम लोग सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए तो आगे तक ये चेन बढ़ेगी ही नहीं। उस विषय में आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही प्रयास रहता है कि जो रॉ मटेरियल जैसे दूध है, अगर हम उसकी मिलावट को पकड़ सकें तो उसके बाद बनने वाले उत्पादों में जो पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी फैक्ट्रियां हैं जहाँ से उत्पादन हो रहा है और जहाँ से ये दूध वगैरह उत्पादन हो रहा है, वहां से अगर मिलावट की हम चैन को तोड़ सकें तो हम व्यापारियों को भी अच्छा बेचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और जनता को भी अच्छा माल उत्पादन के लिए दे सकते हैं। मेरा भी यही प्रयास है कि जहाँ भी जैसे कोई दूध बेचने वाले हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में दूध मंगाता है, वो हमें अगर सूचना दे, हम हमारी एमएफटी जो है मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब तत्काल जाकर वहाँ पर जांच करके उनको बताइए कि आपके यहाँ आने वाला दूध सही है या गलत है। तो ये अच्छा उपाय, ये बिल्कुल किया जा रहा है और किया भी जाना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल होते हैं वहीं पर उनकी जांच हो जाए, ताकि व्यवसायी को भी ये मालूम पड़े कि हाँ जो मैं माल बेच रहा हूँ वो उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और दूसरा, ये त्योहारों के बीच में मिलावट की क्योंकि ये मुनाफेखोरी की एक प्रवृत्ति है, एक लत है, एक लोगों की लालच है। इसके कारण ये लोग सोचते हैं कि हम मिलावट कर लेंगे तो हमारा ज्यादा कम लागत में हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसलिए इस प्रकार की घटना बढ़ जाती है। तो उसी के अनुपात में हमको कार्रवाई भी तेज करनी पड़ती हैं। जैसे हमने अभी पिछले दिनों एक दिन में लगातार 4 कार्रवाई की। 2 ट्रेनों पे हमको रोकवाना पड़ा हमको, और बसों को भी हमको रोकना पड़ा उसमें इस वजह से माल को पकड़ने के लिए। तो जिस प्रकार की अगर गतिविधियां अगर लोग करते हैं मिलावट की, उसी के अनुपात में हम उनके ऊपर कार्रवाई भी ताबड़तोड़ कर रहे हैं। राकेश जैन जी, मैं ये चीज आपसे जरूर समझना चाहूंगा फिर इसमें आगे, क्योंकि वर्षों की मेहनत के बाद जिस तरीके से अपने व्यवसाय को लोग खड़ा करते हैं, कुछ लोग जो कि लालच में या ज्यादा मुनाफाखोरी के चक्कर में इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। आप एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए आप लोगों की तरफ से भी क्या किया जाता है और आप लोग अपनी जो सिक्योरिटी है उसको कैसे इंश्योर करते हैं ताकि लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास भी बना रहे और लोग अवेयर हो इन सारी चीजों को लेकर के? राकेश जी। हम एसोसिएशन की तरफ से समय समय पर वर्कशॉप करते हैं और शासन से, प्रशासन से हम लगातार संपर्क में रहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं अगर हमारे ध्यान में भी आते हैं तो हम भी शासन प्रशासन को बताने का प्रयास करते हैं। हमारे क्षेत्र के जो एसडीएम महोदय होते हैं, कलेक्टर महोदय होते हैं और हमारे जो फूड का अमला होता है, हम भी उनको बताते हैं कि भाई इस तरफ आप ध्यान दीजिए, इस तरफ शायद संभावना हो सकती है कि जो लोग मिलावट कर रहे हो, अगर हमारे ध्यान में कोई आता है तो हम भी उनको ध्यान में देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो समाज के जो दुश्मन होते हैं ना, वो अधिक लाभ या अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में इस प्रकार के जो प्रयास करते हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। और हम प्रशासन के साथ कदम ताल करने को हमेशा तैयार रहे हैं। और जब भी शासन प्रशासन की ओर से जो भी जागरूकता मिशन या कार्यक्रम लाए जाते हैं, हम उसमें भरसक प्रयास करते हैं। और जो हमारी जो आपत्ति भी यदि कोई होती है तो हम निरंतर प्रशासन के ध्यान में लाते हैं कि भाई हमारी इस प्रकार की आपत्ति है, यहाँ हमें तकलीफ आ रही है और ये बात सही है, ये बात गलत है। हम निरंतर ये कहते हैं कि जैसे अभी लैब की प्रॉब्लम थी, पहले लैब कम हुआ करती थी, हमने समय समय पर लगातार प्रशासन के ध्यान में लाया कि आप चलित लैब लाइए और बाजारों में जाके खुद वहाँ सैंपलिंग करके तुरंत रिजल्ट दीजिए। इसके अलावा हम जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हम उसकी जांच स्वयं चल के करवा सकें। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो हम सामग्री बनाते हैं उसमें हर चीज में किसी न किसी रूप में पानी का उपयोग होता है। हम अगर स्वच्छ पानी का उपयोग करेंगे ना, तो हमारी सामग्री भी उतनी ही शुद्ध और जो जन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो उस प्रकार की बनेगी। तो हम निरंतर अपने स्तर पे भी हम प्रयास करते रहते हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों के 20-20, 40-40, 50-50, 2-2, 3-3 पीढ़ियों से व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, तो जैसे जैसे भी नियम आए हैं, जो बाजार में जो रॉ मटेरियल उपलब्ध है
हम उनमें पूर्ण गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए प्रयास करते हैं और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, और वो हम स्वयं भी ठीक उपयोग है, करते चलिए हैं। राकेश जी, अब मेरे पास समय नहीं है, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब ये मिलावटखोरी के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें कितनी सफलता मिल रही है ये देखना होगा, लेकिन हाँ, मिलावटखोर इस समय काफी एक्टिव है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि उसी प्रपोर्शन में जो कार्रवाई है वो भी देखने को मिल रही है। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।